गुड मॉर्निंग। मैं रितेश कुमार, शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज। आज आप लोग को बीए बीएड 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होगी, जिसमें अभी चल रहा है पढ़ाई तटस्थता की वक्र रेखाओं की प्रकृति अथवा विशेषताएं। इसमें 8 प्रकृति एवं विशेषताएं हैं। अभी तक आप लोग को नंबर 1 में तटस्थता की वक्र रेखाओं की ढाल ऋणात्मक होती है, इसकी जानकारी मिल चुकी है। दूसरा में था तटस्थता की वक्र रेखाएं मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है, इसकी भी जानकारी दे चुके हैं। तीसरा नंबर में था तटस्थता की वक्र रेखाओं का आकार गोलाकार या अंडाकार भी हो सकता है। 4 नंबर में था तटस्थता की वक्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं है। 5 नंबर में था तटस्थता की वक्र रेखाओं का एक दूसरे को काटती नहीं है। 6 नंबर में था किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु समूह के लिए एक से अधिक तटस्थता की वक्र रेखाएं हो सकती है। 6 तक के पॉइंट की जानकारी आप लोग को दे चुके हैं। आगे है 7 नंबर में तटस्थता वक्र तटस्थता वक्र x एवं y अक्ष x एवं y अक्ष में से किसी को भी स्पर्श नहीं करती। तटस्थता वक्र x एवं y अक्ष में से किसी को भी स्पर्श नहीं करती है। ये 7 नंबर पॉइंट है। तटस्थता की वक्र रेखाओं की प्रकृति अथवा विशेषता के 7वां पॉइंट है ये। इसका कारण यह है कि तटस्थता वक्र 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोग को व्यक्त करती है। अतएव यदि यह वक्र किसी भी एक अक्ष को स्पर्श करता है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि उपभोक्ता एक वस्तु की बहुत अधिक तथा दूसरी वस्तु की शून्य मात्रा चाहता है या इसका उपयोग करता है। किंतु इस प्रकार की तटस्थता वक्र विश्लेषण की धारणा के ही विरुद्ध है, क्योंकि इनमें 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को ही दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाया जाता है। हाँ, यदि एक अक्ष पर मुद्रा को दिखाया जाए, एक अक्ष पर मुद्रा को दिखाया जाए तो तटस्थता वक्र उसे स्पर्श कर सकती है। मुद्रा को दिखाया जाए तो तटस्थता वक्र उसे स्पर्श कर सकती है। यहाँ पर मुद्रा वाले अक्ष को स्पर्श करने का तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता या तो मुद्रा की संपूर्ण मात्रा अपने पास रखना चाहता है या कुछ वस्तुओं को लेना और कुछ मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करता है। उदाहरण के लिए इसे एक फिगर y o x, इधर ये मुद्रा हो गया, यहाँ वस्तु हो गया।
y मुद्रा और x वस्तु हो गया। इसमें q और q1, q1 m q1 से m को मिला दिए। अब यहाँ इंडिफरेंस कर्व Q से होते हुए P और यहाँ IC इंडिफरेंस कर्व। उदाहरण के लिए यहाँ एक चित्र है, इस चित्र को देखिए ध्यान से। O और Y अक्ष पर मुद्रा को दिखाया गया है। O और Y अक्ष पर मुद्रा को दिखाया गया है। IC इंडिफरेंस कर्व, ये IC हुआ इंडिफरेंस कर्व। Y अक्ष को Q बिंदु पर स्पर्श करती है। Y अक्ष से चलता है और Q बिंदु पर इसको स्पर्श करता है, जिसका आशय यह है कि उपभोक्ता मुद्रा की या तो OQ मात्रा पसंद करता है, मुद्रा की OQ मात्रा पसंद करता है, या कुछ मुद्रा की जैसे OQ1 मुद्रा, जैसे OQ1 मुद्रा प्लस OM मात्रा X वस्तु की चाहत करता है, X वस्तु की चाहत करता है। OQ1 मुद्रा प्लस OM X वस्तु की, ये जो X वस्तु है, X वस्तु की चाहत करता है। यह इस फिगर के माध्यम से दर्शाया गया है। यह तटस्थता वक्र X एवं Y अक्ष में किसी को भी स्पर्श नहीं करती है, यह बताए हैं। अब आगे है 8वां पॉइंट। तटस्थता की वक्र रेखाओं की प्रकृति अथवा विशेषता की 8 नंबर पॉइंट है। तटस्थता की ऊंची वक्र रेखा नीची वक्र रेखा की अपेक्षा अधिक संतोष व्यक्त करती है। तटस्थता की ऊंची वक्र रेखा नीची वक्र रेखा की अपेक्षा अधिक संतोष व्यक्त करती है। यह 8वां पॉइंट है। तटस्थता की ऊंची वक्र रेखा से नीची वक्र रेखाओं की अपेक्षा अधिक संतोष की प्राप्ति होती है।
ऐसा इसलिए होता है कि ऊंची तटस्थता की वक्र रेखाएं दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दिखाती है जो नीची तटस्थता की वक्र रेखाओं के संयोग की अपेक्षा मात्रा में अधिक होते हैं, मात्रा में अधिक होते हैं। इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक दाईं ओर स्थित तटस्थता वक्र प्रत्येक पूर्वगत तटस्थता वक्र की अपेक्षा मात्रा में अधिक होते हैं। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक दाईं ओर स्थित तटस्थता वक्र प्रत्येक पूर्वगत तटस्थता वक्र की अपेक्षा अधिक उच्च संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करता है। यह आपका 8वां पॉइंट था, तटस्थता की वक्र रेखाओं की प्रकृति एवं विशेषता की। अब इसमें प्रकृति एवं विशेषता को समाप्त किया गया है। अब आगे है टॉपिक आगे है इसमें सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर। अब हम सीमांत प्रतिस्थापन दर की व्याख्या करेंगे। सीमांत प्रतिस्थापन दर की धारणा तटस्थता वक्र विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह वास्तव में प्रोफेसर मार्शल के विश्लेषण की सीमांत उपयोगिता की धारणा की तरह है। किस तरह है? प्रोफेसर मार्शल के विश्लेषण की सीमांत उपयोगिता की धारणा की तरह है। प्रोफेसर हिग्स तथा एलन प्रोफेसर हिग्स तथा एलन प्रोफेसर हिग्स तथा एलन ने मूल्य सिद्धांत का पुनर्निर्माण अधिमान के रूप में किया है। पुनर्निर्माण अधिमान के रूप में किया है। इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस के रूप में किया है। इन लोगों के अनुसार, किन लोगों के अनुसार? हिग्स तथा एलन के अनुसार उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता को मापा नहीं जाता। उपयोगिता तथा या सीमांत उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। अतएव मूल्य सिद्धांत को उपयोगिता के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। किसको व्यक्त नहीं किया जा सकता? मूल्य सिद्धांत को उपयोगिता के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हिग्स मूल्य के सिद्धांत को प्रतिस्थापन दर के रूप में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार सीमांत प्रतिस्थापन दर तटस्थता वक्र विश्लेषण का एक साधन है। सीमांत प्रतिस्थापन दर तटस्थता वक्र विश्लेषण का एक साधन है तथा
मांग की मार्शलीय व्याख्या की, मांग की मार्शलीय व्याख्या की, यानी कि मांग का जो मार्शल ने व्याख्या की है, सीमांत उपयोगिता की धारणा की ही तरह है। सीमांत उपयोगिता की धारणा की ही तरह है। सीमांत प्रतिस्थापन दर यह व्यक्त करता है कि किसी वस्तु की एक इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता दूसरी वस्तु को कितनी इकाइयों का प्रतिस्थापन करता है। इसे दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है, दूसरे शब्दों में इसे कहा जा सकता है y की x के लिए, y की x के लिए, y की x के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर, सीमांत प्रतिस्थापन दर y की वह मात्रा है, y की वह मात्रा है जो x की एक इकाई के बदले, जो x की एक इकाई के बदले, जो x की एक इकाई के बदले में ली जाती है, में ली जाती है, जिससे कि उपभोक्ता का, जिससे कि उपभोक्ता का कुल संतोष पहले की तरह, कुल संतोष पहले की तरह बना रहे। दूसरे शब्दों में इसे कहा जा सकता है x y की x के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर y की वह मात्रा है जो x की एक इकाई के बदले में ली जाती है, जिससे कि उपभोक्ता का कुल संतोष पहले की तरह बना रहे। तटस्थता की वक्र रेखाओं का अध्ययन इस आधार पर किया जाता है कि दो वस्तुओं के बीच प्रत्येक उपभोक्ता का एक निश्चित अधिमान क्रम स्केल ऑफ, हाँ 2 क्लास होगा। तटस्थता की वक्र रेखाओं का अध्ययन इस प्रकार किया जाता है कि दो वस्तुओं के बीच प्रत्येक उपभोक्ता का एक निश्चित अधिमान क्रम होता है, स्केल ऑफ प्रेफरेंस होता है। यह अधिमान क्रम दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को व्यक्त करता है, जिनसे उपभोक्ता को प्रायः एक समान संतुष्टि मिलती है, जिसे निम्नलिखित
या निम्नांकित उदाहरणों पर स्पष्ट किया जा सकता है। इसका उदाहरण है इसका उदाहरण है 4 भाग में इसको बांटेंगे। एक में संयोग, दूसरा में है नारंगी, इसको x भी मानेंगे। तीसरा में है सेब, इसको y, और 4 में है सेवा की सीमांत, सेवा की सीमांत प्रतिस्थापन की दर, इसको 4 भाग में डिवाइड कर देंगे और 4 भाग में इसको बांट दिए हैं। अब इसमें संयोग में लिखेंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच। प्रथम में नारंगी की संख्या है 4 और सेब की संख्या है 25। दूसरा में है द्वितीय में है नारंगी 5 और सेब हो गया 20। फिर इसको तृतीय नारंगी 6 और सेब हो गया 16। चतुर्थ में नारंगी हो गया 7 और सेब हो गया 13। 7, 13। उसके बाद है आगे पंचम। 8 नारंगी 11 सेब, 8 नारंगी 11 सेब। इसको 4 भाग में बांट दिए। संयोग, नारंगी, सेब, सेवा की सीमांत प्रतिस्थापन की दर। संयोग में प्रथम संयोग, द्वितीय संयोग, तृतीय संयोग, चतुर्थ, पंचम। इसमें नारंगी और सेब की संख्या लिख दिए हैं। अब उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ये जो तालिका है इससे स्पष्ट है, इसमें प्रतिस्थापन की दर है, इसमें कोई सेवा की सीमांत प्रतिस्थापन दर नहीं है। द्वितीय में है 5:1, 5:1। उसके बाद है 4:1, 4:1, 3:1:1, 3:1:1। ये तालिका है। अब इसको समझिए। प्रथम स्थिति में उपभोक्ता के पास, प्रथम जो स्थिति है उसमें उपभोक्ता के पास 4 नारंगी तथा 25 सेब है। क्या है? नारंगी की संख्या 4 है और सेब की संख्या
25 है। द्वितीय स्थिति में एक नारंगी और लेने के लिए वह एक नारंगी और लेने के लिए वह एक और नारंगी के लिए 4 सेब तक छोड़ने को तैयार है। एक नारंगी लेने के लिए 4 सेब छोड़ने को तैयार है। अतएव यहाँ पर उसके लिए नारंगी की प्रतिस्थापन दर 5 और 1, 5:1 है। तृतीय स्थिति में, अब तृतीय स्थिति है, इसमें वह एक और नारंगी के लिए, नारंगी एक और चाहता है, उसके लिए 4 सेब तक छोड़ने को तैयार है। 4 सेब को छोड़ने के लिए तैयार है। इधर जो है ये छोड़ने वाला है और इधर ले रहा है। 4 सेब छोड़ रहा है एक नारंगी के लिए, ये 4 नारंगी छोड़ रहा है एक सेब के लिए, यानी उसकी प्रतिस्थापन दर 5:1 है। 5:1 से घटकर 4:1 हो जाता है। 5:1 से घटकर 4:1 हो जाता है। उसी प्रकार चतुर्थ संयोग में एक और नारंगी के लिए यह नारंगी चाह रहा है, उसके लिए 3 सेब छोड़ने को तैयार है। 3 सेब छोड़ने को तैयार है एक नारंगी के लिए। अतएव प्रतिस्थापन दर 4:1 से घटकर 3:1 हो जाती है। उपरोक्त ये जो उदाहरण से स्पष्ट है कि जैसे जैसे सेबों की मात्रा घटती जाती है, इनकी जगह पर अधिक नारंगी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कुल संतुष्टि उसी स्तर पर बनी रहे। वास्तव में जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा हमारे पास बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उस वस्तु के लिए दूसरी वस्तु की प्रतिस्थापन दर घटती जाती है। दूसरे शब्दों में इसे कहा जाता है, नारंगी के लिए सेब की प्रतिस्थापन की दर क्रमशः बढ़ रही है। इस प्रकार किसी उपभोक्ता की सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर है जिस पर उपभोक्ता अपनी कुल संतुष्टि में किसी तरह का परिवर्तन किए बगैर किसी वस्तु की एक छोटी मात्रा को किसी दूसरी वस्तु की छोटी मात्रा के साथ विनिमय कर सकता है। विनिमय कर सकता है यानी कि आदान प्रदान कर सकता है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कहा जा सकता है, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच उपभोक्ताओं की सीमांत प्रतिस्थापन दर यह बतलाती है कि X वस्तु की कितनी मात्रा Y वस्तु की क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक है, जिससे कि उपभोक्ता की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार, यहाँ प्रोफेसर मेयर्स कहते हैं प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार
प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार x की y के लिए x की y के लिए x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर सीमांत प्रतिस्थापन दर सीमांत प्रतिस्थापन दर y की वे इकाई हैं y की वे इकाई है जिनके लिए x की एक इकाई की x की एक इकाई की प्रतिस्थापन होता है, इकाई का प्रतिस्थापन होता है, प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर y की वे इकाई है जिनके लिए x की एक इकाई का प्रतिस्थापन होता है। ये आप लोग को अभी सीमांत प्रतिस्थापन दर बता रहे हैं, इसमें प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार जो बताया गया है x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर y की वे इकाई है जिनके लिए x की एक इकाई का प्रतिस्थापन होता है। आगे इसमें अगले क्लास में बताया जाएगा। अभी तक जो भी क्लास इसमें चल गया है, जैसे तटस्थता की वक्र रेखाओं की प्रकृति अथवा विशेषता, इसको आप लोग अच्छी तरह से असाइनमेंट के रूप में तैयार कर लीजिएगा और सीमांत प्रतिस्थापन दर को अगले क्लास में आगे और इसमें बताया जाएगा। और जो भी इसमें समझना या पूछना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको फिर बताया जाएगा। थैंक यू।